उस टाइम पे क्या था, लोगों में बहुत ज्यादा चलन था ना जिम जाने का। जब हम इतनी यंग एज में होते हैं ना, कॉलेज लाइफ में जब हम हैं तो बच्चे जिम जाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह मैं भी अपने उस टाइम पे जिम में जाता था, वर्कआउट करता था। तो जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़ी मतलब नीड थी। तो बेसिकली फूड सप्लीमेंट्स जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल के अंडर ही आते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल इज पैरेलल टू फार्मास्यूटिकल। जितने भी मल्टीविटामिन्स, बायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, प्रोटीन पाउडर्स, ये सारी चीजें न्यूट्रास्यूटिकल में ही आती है। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और सेल्स की बहुत अहमियत रखता है। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए, चाहे जेट हुआ, चाहे अब मेट्रोज आ रही हैं, इतनी हाई स्पीड की मेट्रोज आ रही हैं, और इस तरह दवाइयाँ बनी है, जैसे न्यूट्रिशंस की बात आई, ये अभी पहले नहीं चलता। पहले केवल फार्मास्यूटिकल से चलता था। तो ये भी इनोवेशन हुए, ये कहाँ से हुई? माइंड से। देखिए, जापान का जो सिस्टम है ना, वहाँ पे एक ब्लू जोन है, तो वहाँ पे लोगों की एज भी सबकी 100+ और सारे हेल्दी। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज का हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं डॉक्टर नरेश बंसल जी के साथ में और मिस्टर सौरभ चौहान जी के साथ में। मिस्टर सौरभ चौहान, ही इज अ यंग एंटरप्रेन्योर इनोवेटर इन वेलनेस, न्यूट्रास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. He is a leading an organization, Bioxcent Health and Nutrition Private Limited. Also, he is running 2 more ventures, Wellness Spot Private Limited, and recently he has launched a brand, Kailash Veda. Dr. Naresh Bansal, he is an entrepreneur, happiness coach and author. तो आइए आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं इन दोनों बेहतरीन पर्सनैलिटीज के साथ में। तो सबसे पहले मैं आप स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल पे विक्ट्री सक्सेस टॉक में। सर, आप दोनों ने इतना समय निकाला और आप हमारे इस चैनल में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत सौरभ जी और डॉक्टर नरेश। तो सौरभ जी, आप हेल्थ केयर से हैं, आप न्यूट्रिशन ब्रांड रन करते हैं, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल है क्या, एंड हाउ यू एंटर्ड इन न्यूट्रास्यूटिकल्स? कौशल जी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, है ना, जब मैं अपने कॉलेज में था तो उस टाइम पे क्या था, लोगों में एक बहुत ज़्यादा चलन था ना जिम जाने का। जब हम अपनी यंग एज में होते हैं ना, कॉलेज लाइफ में जब हम होते हैं तो बच्चे जिम जाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह मैं भी अपने उस टाइम पे जिम में जाता था, वर्कआउट करता था। तो जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़ी एक मतलब नीड थी, है ना, बॉडी की, वो थी जिम सप्लीमेंट्स। तो जिम सप्लीमेंट्स मेरे पास कहाँ से आएंगे, है ना। तो उस टाइम पे ना तो इतना बजट होता था, पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती थी कि भाई हम जिम सप्लीमेंट किसी शॉप से जाके खरीदें और उसे यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये प्रोडक्ट्स होते हैं। उस टाइम पे फिर सोचा, है ना, थोड़ा सा कि भाई ये प्रोडक्ट्स आते कहाँ से हैं, है ना, ये प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। उस टाइम पे थोड़ा सोचा, देखा, तब मैंने एक छोटा सा एक वेंचर था जो स्टार्ट किया, है ना, वेलार्क के नाम से। उस टाइम पे मैंने वो एक ब्रांड बनाई। उसको हम क्या करते थे कि इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, उसको हम इंपोर्ट कर देते बाहर से। पहले कुछ वेंडर्स हैं मेरे दिल्ली के अंदर जो उसे इंपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने उनसे लेना स्टार्ट किया, उसको अपनी ब्रांडिंग करके अपनी ब्रांड में बनाया। अपने ब्रांड में बनाने के बाद में उसको मार्केट में मैं लेके गया। जब मैं उसको मार्केट में लेके गया तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, है ना। एक इनिशियल लेवल पे जब आप कॉलेज में हैं, आपको ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, अपनी फिटनेस को लेके कि भाई आपको उस सप्लीमेंट की ज़रूरत है और आप उसको अपनी ब्रांड के अंदर लेके आ रहे हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद किया उस चीज़ को। और साथ ही में मुझे मेरी अपनी तो पूर्ति हो ही रही थी उससे, और साथ में मैं और लोगों को भी उसे दे पा रहा था, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली भी था, है ना। कि उस टाइम पर जो मेरे भी साथ के लोग थे वो देखते थे कि भाई सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन मैं उनको एट वेरी रीजनेबल प्राइस में उनको प्रोवाइड करा रहा था, क्योंकि मेरी परचेसिंग अच्छी थी, मैं अच्छा बल्क में परचेज करता था, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने चैनल में। वहाँ से एक जर्नी है मेरी जो न्यूट्रास्यूटिकल की स्टार्ट हुई। तो बेसिकली फूड सप्लीमेंट्स, जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं, ये न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ही आते हैं। एक अथॉरिटी है FSSAI, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल इज पैरेलल टू फार्मास्यूटिकल्स। जैसे ही हमारा फार्मास्यूटिकल होता है, ऐसे ही हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है। जितने भी मल्टीविटामिन्स, बायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, प्रोटीन पाउडर्स, ये सारी चीज़ें न्यूट्रास्यूटिकल में ही आती हैं। इसके अंदर हमें कोई भी स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हम जाके इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी कंसल्टेंट से, अपने जिम ट्रेनर से हम इसे परचेज कर सकते हैं। ओके, आपने सप्लीमेंट्स की बात करी, तो सप्लीमेंट्स की हम इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, क्योंकि एक हमेशा जहन में आता है कि हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बट हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। मैं नरेश जी के पास जाना चाहता हूँ। और नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और
आपसे ये सवाल है कि हेल्दी माइंडसेट और हेल्दी बॉडी, यानी कि हेल्दी माइंडसेट वर्सेस हेल्दी बॉडी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत ही सुंदर और उम्दा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, हेल्दी बॉडी इज अ रिजल्ट, ये मंजिल है। हम क्या करना चाहते हैं, तो हम हेल्दी बॉडी लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, पर वो कैसे करें? वो जब हमारा माइंड हेल्दी होगा, केवल तभी कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए, चाहे जेट हुआ, चाहे अब मेट्रोज आ रही हैं, इतनी इतनी हाई स्पीड की मेट्रोज आ रही हैं, और इतना दवाइयाँ बनी हैं, जैसे न्यूट्रिशंस की बात आई, ये अभी पहले नहीं चलता, पहले केवल फार्मास्यूटिकल्स ही चलता था, अब तो ये भी इनोवेशंस हुई। ये कहाँ से हुई? माइंड से हुई। तो सबसे पहले जब हमारा माइंड ये बात सोचने के लिए तैयार होता है, चाहे लाल किला बना या कुछ भी, कोई बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग या कोई होटल बना, तो पहले माइंड में आता है। तो हमने अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, हमारे बॉडी को ठीक रखना है, तो सबसे पहले माइंड में आता है। तो जब हमारा माइंड हेल्दी होता है, तब हम एक हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। परंतु केवल हेल्दी माइंड में केवल बना लेने से वो चीज़ नहीं आएगी, उसके लिए हमें काम भी करना होगा। सपोज पहले हमने माइंड में एक चीज़ को बनाया कि हमें बॉडी अच्छी चाहिए, और उसके लिए फिर हमें एक्सरसाइज करना होगा, हमें उसके न्यूट्रिशंस लेने पड़ेंगे, उसके क्या क्या उस रास्ते में उसके उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो सब अपनाना होगा। जैसे कई बार हम मान लेते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें न्यूट्रिशन लेना, बट ले नहीं रहे, तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? जैसे हिंदुस्तान के अंदर क्या करते हैं हम लोग, गाय हमारी माता है, गाय को माता मानते हैं, और नदियों को भी माता मानते हैं, गंगा माता, यमुना माता, हम उनको भी माता मानते हैं। बट उनकी दुर्दशा, हम मानते तो हैं माता, परंतु जो लोग माता नहीं भी मानते, वेस्टर्न में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, यूके में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, तो वहाँ पर माता ना मानते हुए भी उसका कितनी स्वच्छता से ध्यान रखते हैं, कितना सुंदर उनका वो होता है। तो इसी प्रकार से केवल ये मान लेने से कि दिमाग ने तो मान लिया कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पर हम उसे धरातल पर लाना होगा, उसे अडॉप्ट करना होगा। जब हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर बॉडी निकल करके आने वाली है, और उस बॉडी से ही हम इन सारी इस सृष्टि की सब इस खूबसूरत रचना का अनुभव और उसको फीलिंग्स ले सकते हैं। खूबसूरत खूबसूरत, बहुत बेहतर तरीके से आपने डिटेलिंग करी। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी हेल्दी होना चाहिए। पहले माइंड हेल्दी होगा तभी बॉडी हेल्दी होगी। करेक्ट, बिल्कुल सही। सौरभ जी, फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिजनेस स्टार्ट तो सभी करना चाहते हैं ना, बट आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले सबसे मेन चीज़ है रिसर्च। जिस भी बिजनेस को है ना, ये कोई भी फील्ड हो सकता है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, चाहे आप कोटासुरा ले लीजिए, चाहे आप वेलनेस इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई भी एक इंडस्ट्री हो सकती है, चाहे कार्स की इंडस्ट्री ले लीजिए। किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले सबसे पहली चीज़ होती है रिसर्च, कि हमने अपनी रिसर्च कैसे की है ना। हमें बहुत ज़्यादा उन लोगों पे बिलीव नहीं करना है जो ये बताते हैं कि नहीं, इसमें तो सारे लॉसेज ही होते हैं, ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है ना। हमें उन लोगों की बातें माननी है जो हमसे कहते हैं कि इस बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ आप छू लोगे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को कीजिए और आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। हमें क्या करना है, अपनी खुद से एक रिसर्च करनी है, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि हम कैसे इसको इनिशियल लेवल पे लेके आगे जाएंगे। तो सबसे पहला जो मैं बोलता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप खुद से सेल्फ रिसर्च कीजिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। जब तक हमारी रिसर्च अच्छी नहीं होगी, है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च हम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते। बाकी फिर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप कैसे देखते हैं कि बिजनेस को कौन सा बिजनेस है, तो वो अलग अलग चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी बिजनेस के हिसाब से। बट सबसे पहला मेन है रिसर्च। आप किसी भी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं कि रिसर्च आप करते जाइए। नरेश जी, जिस बिजनेस में हम जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी तो है, परंतु ये बेड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी सौरभ जी ने कितनी खूबसूरती से बताया कि हम उसकी पहले R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। और रिसर्च करना आजकल आसान भी इतना हो गया है, गूगल से या कहीं से भी आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं आज के टाइम पे, आप उनका बहुत सुंदरता के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु ये अगर कोई आदमी को नहीं मिल रही है या कोई ये एक्सपीरियंस नहीं मिला है,
तो और वो करना चाहता है, तो उसको उसकी बेड़ियां उसको रोकना नहीं चाहिए अपने आप को। अगर वो उसको करना स्टार्ट कर देता है तो आफ्टर सम फेल्योर्स और विदाउट सम फेल्योर्स ही कैन डू, यदि आप चलना स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट हम पहला कदम तो बढ़ाएं, क्योंकि आदमी पहला कदम बढ़ाने में डर जाता है, आज के समय में डरता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके, कई बार कैपिटल नहीं होती है, कई बार नॉलेज नहीं होती है, उस कारण भी बंदा पर्सन अपना फर्स्ट स्टेप नहीं उठा सकता है नॉलेज के कारण। देखिए परेशानी बहुत सारी हो सकती है ना, कि वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकती है, कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, पैसे आपके पास नहीं है ना। लेकिन पहला स्टेप कि एटलीस्ट हम ट्राई करके देखें, है ना, कि हम ट्राई करें कि हम कैसे उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। देखिए इन्वेस्टर्स या पैसे लगाने वाली जो बात आती है, वो बहुत सारे हमारे आसपास ही हमें लोग मिल जाते हैं, हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स, हमारे कुछ फ्रेंड्स, है ना, जो ऐसे होते हैं पैसे लगा देंगे। तो पैसा मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर पैसे आपके पास नहीं है, क्योंकि बिजनेस छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपनी आपको अगर पर्सनली बताऊं, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है ना, एट अ टाइम ऑफ कॉलेज। जब मैं कॉलेज में हूँ, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट फिर भी किया गया। सिमिलरली ऐसे बाकी सब भी कर सकते हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स से पैसे ले लिए, है ना, उनको, पर उनको विश्वास आप में होना चाहिए, है ना, आप इतने काबिल होने चाहिए और आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप उन्हें कॉन्फिडेंट इतना कर पाए कि भाई मैं जो बिजनेस मैंने सोचा ये मतलब आसमान को छूने वाला है, तब वो आप में इन्वेस्ट करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये हर बिजनेस में रहता है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, क्योंकि सारे बिजनेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं कहीं ना कहीं। आज मुझे किसी की ज़रूरत है, कल को मेरी भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम उसी टॉपिक पे आते हैं, अपने बिजनेस के टॉपिक पे, कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और सेल्स की बहुत अहम रोल है किसी भी बिजनेस में। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न सेल्स? अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने दो वर्ड बोले, मार्केटिंग एंड सेल्स, और फिर आपने मुझसे पूछा कि सेल्स हम कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें लोग एक साथ ले लेते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, और बेसिकली दोनों चीज़ें अलग अलग है। मार्केटिंग एक अलग है ना चीज़ है और सेल्स एक अलग चीज़ है। बट ना ही बिना मार्केटिंग के हम सेल्स कर सकते हैं, और सेल्स हो नहीं पाएगी जब तक हमारी मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है। तो मार्केटिंग क्या है, मैं सबसे पहले मार्केटिंग पे बात करता हूँ। मार्केटिंग इज बेसिकली जो हम चीज़ें देखते हैं, है ना, हम कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हम विजिबल उसको मार्केट के अंदर हम कैसे कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं। ब्रांडिंग इज बेसिकली अ मार्केटिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे हम लोगों तक लेके जा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, उसकी विजिबल हम लोगों को कैसे करा रहे हैं, विजिबिलिटी कैसी है। लाइक अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट, मैं दोनों पे बात करूंगा, प्रोडक्ट पे भी बात करूंगा, सर्विसेज पे भी बात करूंगा। कोई भी बिजनेस होता है तो चीज़ें से हो सकता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है या वो सर्विस बेस्ड हो सकता है ना। आप करते हैं कुछ भी कर रहे हो, वो सर्विस बेस्ड भी हो सकता है। लाइक मैं किसी को एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, कि मैं किसी को कोई प्रोडक्ट बेचता, तो वो दोनों तरीके से मार्केटिंग और सेल्स में काम आएंगे। पहला मार्केटिंग, जैसे कि मैंने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया, अब उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को, तो सबसे पहले कहाँ दिखाऊंगा, अपनी वेबसाइट पे दिखाऊंगा, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे दिखाऊंगा। उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग, कि हमने अपना प्रोडक्ट लोगों को पहले कैसे दिखाया, विजिबल कैसे कराया, हम चाहे वो एड्स ला के कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं। तो मार्केटिंग कैसे फिर हेल्प करता है सेल्स में। अगर किसी बंदे को हम वो बार बार चीज़ें दिखा रहे हैं, उसको दिख रही हैं कि प्रोडक्ट ये ऐसा है, बार बार उसको एड्स दिख रहे हैं ना, रिटारगेटिंग हम कर रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट पे जाके देख रहा है, आपकी इमेजेस बहुत अच्छी हैं ना, प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, तब वो जाके कन्विंस होगा। जब आपका कोई बंदा कोई आपका उसके पास जाएगा, है ना, एग्जीक्यूटिव आप उसके पास जाएगा कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है और ये जो इसकी बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे परचेज कर लीजिए, तब वो सोचेगा हाँ इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले भी देखा है, कहीं मैंने पहले पढ़ा है, ये एक नॉन ब्रांड है, तब वो सेल्स में हेल्प करता है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, मार्केटिंग और सेल्स। मैंने आपको बता दिया, सेल्स इज बेसिकली व्हाट, कि हम जिसमें क्लाइंट को बोलते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए, और मार्केटिंग में हम उसको सिर्फ एक दिखाते हैं, एक सराउंडिंग एक तैयार करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा दिखता है, ये इसकी प्राइसिंग है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और सेल्स में कैसे बेसिकली हम कर सकते हैं, कोई कैसे हम हेल्प कर सकते हैं सेल्स में, तो बेसिकली सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें करने से आती है ना। जब तक हम मार्केट के अंदर एंटर नहीं करेंगे, जब तक हम किसी के पास अपना प्रोडक्ट लेके नहीं जाएंगे, उससे 1 to 1 बात नहीं करेंगे, तब तक हम सेल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। सेल्स में कुछ टैक्टिक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स तो यूज़ आप कर सकते हो कि भाई आपने कुछ वो ट्रिक्स यूज़ करके अपनी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, बट लेकिन आएगा वो तभी जब आप उसे खुद से करोगे, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी, है ना, आप कॉन्फिडेंट। देखिए सेल्स कब ज़्यादा होती है, सेल्स कब हम बढ़ा सकते हैं, जब हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, हम कॉन्फिडेंट हो।
अब मैं आपके पास आया, मान लीजिए लेट्स सपोज कि मैं आपके पास कोई प्रोडक्ट को लेके आया, उस प्रोडक्ट की नॉलेज मुझे ही नहीं है, मैं आपको पिच कर रहा हूँ अपना प्रोडक्ट, बट इसकी नॉलेज मुझे है ही नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज। आप सोचेंगे इनसे अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो वो आप डाउटफुल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ है ना अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी कंपनी को लेके, तो आप प्रोडक्ट के बारे में बाद में सोचेंगे, आप पहले मुझसे अपना पर्सनल रिलेशन बनाएंगे कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है ना, ये एग्जीक्यूटिव जो मेरे पास आया है ये बहुत कॉन्फिडेंट है, और तो प्रोडक्ट में तो क्वालिटी होगी, प्रोडक्ट तो अच्छा होगा ही। इसी तरीके से तो करने से भी आएगी, और दूसरा हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और कॉन्फिडेंट हम होने चाहिए, कन्विंस होने चाहिए। कन्विंस एग्जैक्टली। खासतौर से बड़े ब्रांड्स की हम बात करते हैं, हम जब किसी शॉप में जाते हैं या किसी हम शोरूम में जाते हैं तो हम जैसे सामने खड़े हैं और जो सामान बेचने वाला है उसके पीछे जो ब्रांड लगा है, हमने कई बार देखा होगा काउंटर में जो बड़े ब्रांड वाले आते हैं वो स्टिकर्स लगा देते हैं उनके, ठीक है। तो हमको सिखाया जाता था कि जब हम सेल्स कर रहे हैं तो सबसे पहले कस्टमर देखो, कस्टमर देख कहाँ रहा है, कस्टमर की नज़र कहाँ जा रही है, तो उस नज़र पे अपने स्टिकर्स लगा के आओ, उस नज़र पे उसके काउंटर्स को एकदम चमका के आओ, सजा के आओ। जब कस्टमर खड़ा होगा तो उसकी नज़र सीधा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जानी चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग, जो मैंने सीखी, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। एक इंस्टेंट मुझे याद आ रहा है कि इंस्टेंस ऐसा था कि मैं वो देख रहा था, कोलगेट एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो कोलगेट कंपनी ने सोचा, एक मतलब बहुत पहले की बात है, कि मैं अपनी ब्रांडिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मार्केटिंग को और बेटर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हम फ्री सैंपल्स बांटने स्टार्ट करते हैं कोलगेट के। बट उनकी जो मार्केटिंग की टीम थी उन्हें वो पसंद नहीं आया कि हम फ्री सैंपल्स बांटेंगे, किसी को अच्छे लगेंगे किसी को नहीं लगेंगे, तो ये एक मार्केटिंग का तरीका नहीं हो सकता ना कि एक बड़ी ब्रांड के लिए। उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल डिफरेंट हटके उन्होंने आइसक्रीम्स बांटने स्टार्ट किए। आइसक्रीम्स, स्टिक वाला आइसक्रीम्स जो आते हैं ना, बच्चों को वो फ्री ऑफर देने स्टार्ट किए। बट जब बच्चे वो आइसक्रीम खा लेते थे तो उनकी स्टिक में ब्रांडिंग होती थी कोलगेट की। तो ये भी कंपनीज करती हैं, तो ये ट्रिक्स टैक्टिक्स हैं बड़ी कंपनीज के अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करें। राइट। जहाँ तक ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज लगभग 5 से 7 साल सिर्फ मार्केटिंग में लगा देती हैं, प्रॉफिटेबल की तो बात ही नहीं करती हैं, बहुत बात की बात है। तो ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं अपना 70% तक जो अपना बजट है वो बर्न करती हैं सिर्फ मार्केटिंग में, है ना। तो मार्केटिंग एक बहुत मतलब महत्व रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है मार्केटिंग का। इस कंपनीज अपना आधे से ज़्यादा बजट सिर्फ मार्केटिंग पे लगा देती हैं, सेल्स पे नहीं सोचती। सेल्स बाद में आ जाएगी, जब ब्रांडिंग बन जाएगी तो सेल्स भी आएगी। मैं सौरभ जी को थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, इट शुड नॉट बी बर्निंग, इट शुड बी इन्वेस्टिंग। बट इन दिस एरा, इन दिस वी आर सेइंग बर्निंग द अमाउंट, है ना, तो ये चलता है कि बस इसमें हम बर्न कर रहे हैं अपना, इसमें कैश बर्न कर दिया है, इस सब चलता। सो डॉक्टर नरेश, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेल्स की, मार्केटिंग की, तो हम कंफर्ट की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सेल्स की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो एक ही बात जहन में आती है, बहुत सारा काम करना है हमें, बहुत सारा दौड़ना है, मार्केट में जाना है, सेल्स करनी है। तो जब कई लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कंफर्ट जोन में रहकर काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो लोग कैसे सक्सेस होंगे? देखिए, बेसिकली कंफर्ट जोन में रखने का जो एक क्राइटेरिया बना ना, वो पेरेंट्स के थ्रू आया। ओवर पेरेंटिंग में इसको कहना चाहूँगा। वो कैसे होती है कि पेरेंट्स ने इतना सारा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को ना वो स्ट्रगल ना करना पड़े। बट एट दैट टाइम दे आर रॉन्ग, क्योंकि जब तक हम चलना जब ही सीख पाएंगे जब हम गिरेंगे। जैसे अभी स्टार्टिंग में अब हम बात कर रहे थे कि भाई मे बी देयर में भी सम फेलियर्स जो कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो जब बच्चे के ऊपर उसको उसने हर्डल्स देखी नहीं, और जब वो बाहर समाज में या व्यापार में या जॉब में कहीं भी जाता है, और तो उसको सामने उसको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जब वो फेस करता है तो वो एकदम से या तो डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती, कोई नो सुनने की उसको आदत ही नहीं होती। दैट इज़ कंफर्ट जोन। तो ये देखो, कंफर्ट जोन में एक अंडा या एक फूल या एक बच्चा जब उस शेल को तोड़ करके निकलता है ना, तो एक जैसे एक फूल है गुलाब का, उसकी पंखुड़ी है, कली है, जब वो कली से एक फूल बनता है तो कितना दर्द होता है। उस दर्द को महसूस करने के लिए, जैसे माँ बच्चा जब जन्म लेता है तो एक शेल से निकल करके आता है, पेट से निकल करके आता है, कितने दर्द के बाद से जब उस कंफर्ट जोन से बाहर आता है, उस वो जोन से बाहर निकलता है,
तो जैसे फूल खिला तो उसकी वो खुद भी सुंदर लगता है और पूरे संसार को भी महका देता है। तो कंफर्ट जोन से का दोष तो मैं देना चाहूँगा पेरेंट्स को, पर हम भी कभी-कभी ऐसा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सपोज़ आई हैव अर्न्ड, मेरी सारे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं तो मैं कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ। बट आपने किसी भी बड़े आदमी को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं देखा होगा, वो हमेशा काम करते हैं। कंफर्ट जोन में बैठने का ही मतलब क्या है? आप बैठे हैं, ढीले से बैठ गए, नीचे की तरफ नज़रें झुकाई हुई हैं, आराम से बैठे हैं। एक होता है बी अटेंटिव, आराम से बिल्कुल ऐसे बैठना। जब हम कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, कोई हमारे पास थॉट आया या कोई प्रॉब्लम आई, तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं? देख लेंगे यार, हो जाएगा यार, यार इसको कैसे करेंगे। और व्हेन वी आर सिटिंग अटेंटिव, जब हम बैठते हैं और हमारे पास कोई थॉट आई या कोई प्रॉब्लम आई, तो हमारा एटीट्यूड क्या होगा? अरे यार कर लेंगे ना, हो जाएगा। ढीले आगे भी तो हमने बहुत सारा ऐसा काम किया है। तो जब हमारी दृष्टि ऊपर की ओर होती है और हम कंफर्ट जोन से बाहर या उसको कंफर्ट जोन बना लें जो हमारा, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, कंफर्ट जोन अपनी उस ताकत को बना लें, जो हमारी कमजोरी है उसको हम ताकत बना लें, उसको ही कंफर्ट बना लें एवरी टाइम। जैसे बड़े लोगों की हम बात कर रहे हैं, अंबानी, अडानी या कोई भी, एलन मस्क या एनीवन, तो वो क्या करते हैं? वो हमेशा अटेंटिव रहते हैं। कोई भी किसी समय 24/7 किसी समय कोई भी चैलेंज आया, करेंगे। तो वो भी एक कंफर्ट जोन हो सकता है कि हम उसको डिप्रेशन या ढीले वाला जो वो रहता है उसमें काउंट करते हैं, बट हम इसको उस तरह से बना सकते हैं कि हम अटेंटिव कंफर्ट जोन। तो ये बड़ा प्रोडक्टिव होगा आज के इस पॉडकास्ट में कि अटेंटिव भी कंफर्ट जोन हो सकता है। राइट, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सौरभ जी, आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं जो नए बिजनेसमैन है या जो नया एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस पे फर्स्ट स्टेप लेना चाहता है? देखिए, फर्स्ट स्टेप तो हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पहला स्टेप जो हमारे बिजनेस का है वो रिसर्च ही है। दूसरा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि मैं पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में बोली थी कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पहले डिफाइन कर लें कि हमारा बिजनेस है क्या। हम प्रोडक्ट बेचेंगे, हम सर्विसेज मार्केट में देने जा रहे हैं, उसको फिर हम कैसे रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, प्रेजेंटेबल हम हैं या नहीं है। कि अगर आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को लेकर किसी के पास जा रहे हैं तो आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आप खुद भी आप उतने कैपेबल, आपकी इंफॉर्मेशन उतनी होनी चाहिए। और दूसरा कि हम अपनी वेबसाइट है ना, अपनी वेबसाइट हो गए, हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, जहाँ भी हम जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं वो हमारे बहुत अच्छे हाई लेवल पे होने चाहिए, तभी हम अपना मतलब कोई एक अच्छा बिजनेस, एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। नरेश जी, एक बिजनेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, या फिर या इंसान को अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए? देखिए, जापान का जो सिस्टम है ना, वहाँ पे एक ब्लू जोन है, तो वहाँ पे लोगों की एज भी सबकी 100+ और सारे हेल्दी, जैसे सौरभ जी का विषय है। तो वो क्यों होता है? इसी तरह जब वो सबसे पहले उनको क्या कहा जाता है कि अपने पैशन का काम चुनो। तो जब आप अपने पैशन का काम चुनते हैं, तो अपने, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो प्रोफेशन है, व्हाटएवर ही, तो उसमें आपको जो अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो आपको इतनी ऊर्जा देती है। चाहे उसमें पैसे ज़्यादा कमाए कम कमाए, जब आपको सेटिस्फेक्शन है, आप हैप्पी है, तो आपको कुछ नहीं चाहिए। तो उससे आपके एंजाइम्स इतने अच्छे निकलते हैं, तो उनसे आपकी बॉडी इतनी सुंदर होती है कि आभा निकलती है। और उसके बाद आपको किसी बाहर की चीज की लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। अपने इंटरेस्ट का काम चुनोगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसमें असफलता का, पैसे कम ज्यादा एक अलग विषय है। जब आप सेटिस्फेक्शन होते हैं, जब आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो आप हमेशा तरोताजा रहते हैं और इतना अच्छा आनंद लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनना पैशन का काम चाहिए। व्हाट इज द वन हैबिट व्हिच कीप यू मोटिवेट ऑल द डे? वन हैबिट, सो बेसिकली हैबिट इज जिम। कि मैं मतलब पर्सनली जिम जाता हूँ, डेली जिम जाता हूँ, है ना। अगर मैं कहीं अपने काम में भी बिजी हूँ या कैसे भी है, तो मैं जिम कभी नहीं छोड़ता, है ना। अगर मैं अपना, मुझे पता है कि अगर मैं कितना भी बिजी हूँ, मेरा लाइफस्टाइल कितना भी बिजी चल रहा है, बट मैं एक छोटी सी मेरी हैबिट है जिम जाने की, तो मैं ज़रूर रेगुलर जिम जाता हूँ। और वो एक डेडिकेशन कि मैं काम में तो बिजी था, बट मैं अपने जिम को नहीं भूला, है ना। मैं अपने फिटनेस को लेके इतना मतलब अवेयर था कि मैं जिम ज़रूर गया। तो वो चीज़ मुझे एक मोटिवेट करती है, वो मुझे एक कि भाई मैं अपने काम के लिए भी इतना मैं मोटिवेट रहता हूँ हमेशा से।
और इतना मैं अग्रसर रहता हूँ अपने काम के लिए भी कि जितना मैं जिम के लिए रहता हूँ, कि अगर मैं अपना जिम नहीं बोल रहा तो मैं अपना काम भी ज़रूर करूँगा। तो ये एक छोटी सी एक मेरी हैबिट है कि उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी बनती है कि अगर मुझे पता है कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ डेली, है ना, वर्कआउट करता हूँ, तो उससे एक मेंटल पीस मिलता है ना। फिजिकली तो मिलता ही है, फिजिकली हम स्ट्रांग बनते हैं, एक मेंटल पीस भी मिलता है कि हम रेगुलर अगर किसी काम को कर रहे हैं, है ना, और निश्चित रूप से हम उसको पूरा भी कर रहे हैं, तो वहाँ से जो हैप्पीनेस, एक खुशी मिलती है ना, तो वैसे ही मुझे वो खुशी अपने काम को पूरा करने में भी मिलती है। ये एक छोटी सी हैबिट है। या मैं इसके अलावा अगर आउटडोर एक्टिविटी की बात करूँ तो मैं बैडमिंटन खेलना भी बहुत पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स से मुझे एक पर्सनली लगाव है ना, इसीलिए शायद मैं आज इसी फील्ड में हूँ। जैसे सर ने भी इंटरेस्ट वाली बात बताई, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये मेरे इंटरेस्ट का ही काम था, इसलिए शायद मैं जल्दी सक्सेस पा रहा हूँ या पा गया हूँ। तो क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट का था कि मैं पहले से ही, मुझे जिम का या फिजिकल कोई भी एक्टिविटी का, स्पोर्ट्स में कोई भी, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, मुझे बहुत लगाव था इन चीज़ों से स्कूल टाइम से ही। तो वो चीज़ें जब मैंने अपने काम में भी पानी स्टार्ट की, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था ही इन चीज़ों में, तो वो बेटर, वो जल्दी चीज़ें ग्रो हो गई। डॉक्टर नरेश, लाइफ में एटीट्यूड या फिर ग्रेटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड। और जब हम एटीट्यूड में होते हैं ना, तो हम खुद को भी पसंद नहीं करते। और जब आप किसी के प्रति भी, मैं कहता हूँ, आप सुबह उठो, और कितने लोग सोकर उठते भी नहीं है। तो आपको यूनिवर्स ने एक सांस दी, एक दिन दिया, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, इतने अच्छे लोग दिए आप जैसे, जिनसे हम बात कर पा रहे हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड सबके प्रति बनता है। को बच्चा आपसे कहता है कि पापा मेरे को एक शूज़ चाहिए जो कि बहुत कॉस्टली है, मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, एथलीट बनना चाहता हूँ, तो उनके जूते शायद बहुत महंगे आते हैं, आई डोंट नो। तो आप कहते हो नहीं यार, चल 4 दिन का शौक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप 2-4 दिन उसको नहीं लाते हैं। वो बच्चा जाता है, रोज प्रैक्टिस करने जाता है, आप उसको देखते हैं कि यार ये बच्चा जा रहा है, तो थोड़े दिन में आप, चाहे आपकी अर्निंग है या नहीं है, चाहे किसी से उधार लें या कुछ करें, आप उसके लिए वो शूज़ ला करके देते हैं, राइट। तो जब आप अपने बच्चे के लिए ग्रेटिट्यूड, जब आप, कोई बच्चा आपसे मांगता है और आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हुए देखते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए वो चीज़ ला करके देते हैं, तो जो वो परम पिता परमात्मा बैठा है ना, वो हम सब के लिए वो सब चीज़ें क्यों नहीं ला कर देते, राइट। तो जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना से, हम उसके प्रति समर्पण की भावना से, यस आई, यू हैव गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सी दिस वर्ल्ड, टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, तो हम इस सृष्टि के कण कण के प्रति, एक एक व्यक्ति के प्रति हमें ना ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको, अच्छा, किसी से मांगने से कुछ नहीं मिलना, जो आपको सेटिस्फेक्शन अटमोस्ट अंदर से मिलने वाली है ना, का कोई मूल्य नहीं है, वो अनमोल है। आई थिंक इससे हमें ना, इसमें नेचर से सीखने की ज़रूरत है। नेचर में जितना ग्रेटिट्यूड है वो किसी में नहीं है, हमेशा देना, है ना। पानी है, पहाड़ है, हवा है, जितनी चीज़ें हैं, नेचर कभी नहीं, हम जबकि मिसयूज़ कर रहे हैं, है ना, मिसयूज़ कितना करते हैं हम, इसको वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं नेचर को, बट नेचर कभी हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, है ना, कि हमें पहाड़ दिए, पानी दिया, हवा दिया, एवरीथिंग ओवरलोडेड है। और अगर देने की बात करें, नेचर की बात करें, तो मैं कहता हूँ हमारे लिए 2 दिन भी कम है इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते हम। और इतना एक से इतना सुंदर सुंदर बातें निकल करके आएगी नेचर, या आपको खुद भी, आपकी भी नेचर होनी चाहिए। अगर आप देने की नेचर बना लेना, गिविंग नेचर, गिविंग की नेचर, अगर नेचर से सीखना है तो आप, हम भी तो नेचर, हमारी भी नेचर है ना, एक्सेप्टिंग की, लालच की, या हमें लेने की। इसकी बजाय यू स्टार्ट गिविंग एंड देखो आपका रिजल्ट, देखो बिल्कुल चेंजेस बहुत आता है। ये तो मैनिफेस्टेशन का रूल है कि आप टेकर ना बन के आप गिवर बन जाओ ना। सो मिस्टर सौरभ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, बायोक्सेंट, तो का ड्रीम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से? ड्रीम तो है कि कंपनी को आईपीओ तक लेके जाए, आईपीओ में लिस्ट कराएं। बट अगर इनिशियली आप मेरे से पूछें कि जैसे मैं आज अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं एक न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हूँ। तो आने वाला जो मेरा टारगेट है, जो मेरा नेक्स्ट, जो आप बोलेंगे 2-3 सालों में मुझे देखेंगे, मैं न्यूट्रास्यूटिकल से स्विच करूँगा फार्मास्यूटिकल्स में। फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग्स। तो अभी इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो इंडिया अपनी फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनीज हैं, तो ये रॉ मटेरियल होता है एपीआईस,
जिसको इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, चाइना से या किसी भी अदर कंट्रीज से, जर्मनी से हम इसे इम्पोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो रहेगा वो फार्मा के बाद में हमारा रहेगा KPIs का, कि हम पहले हम फार्मास उसमें थे न्यूट्रास्यूटिकल में, न्यूट्रा से हम फार्मास्यूटिकल पे गए, तो न्यूट्रास्यूटिकल से आप APIs में जाके ये बहुत बड़ा सेटअप हम लगाएंगे। तो इंडिया में शायद अभी कुछ लिमिटेड कंपनीज है जो कर रही है ना, वो हम करना चाहते हैं। ये एक मेरा ड्रीम है कि मैं इसको करूँगा। अभी IPO में लेके जाएंगे कंपनी को, तो लिस्ट कराना है उसमें। ओके डॉक्टर नरेश, एक इंसान की सोच कैसी होनी चाहिए या उसके ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? ड्रीम्स तो वही तय करेगा, लेकिन एक सोच हमेशा कि व्हाट कैन आई डू फॉर दिस यूनिवर्स। हम यहाँ पर आए हैं तो हम, जैसे वही इकिगाई वाली कहानी, कि एक तो हम अपने सर्वाइवल के लिए पहले काम करें। जब हम, जैसे यदि आप प्लेन में उड़ान भर रहे हैं तो वहाँ भी बताया जाता है कि सबसे पहले आपको यदि मास्क लगाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप करना चाहिए, तो आपकी बॉडी तंदुरुस्त होगी। जैसे सौरभ जी ने बताया, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी फिट करनी पड़ेगी, अपना व्यापार अपना सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इन चीज़ों से सेटिस्फाई होते हैं अपनी मनपसंद का काम चुन करके, तो निश्चित रूप से आप हो ही जाएंगे। इसमें मैं कोई किंतु परंतु समझता ही नहीं हूँ। आप उस उद्देश्य के प्रति आप चूज करते हैं कि जैसे वट एवर यू कैन डू, देयर आर सो मेनी थिंग। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, किसी से प्यार से बोल लेना, किसी को चींटियों को दाना डाल देना, या इस तरह से वट एवर यू कैन से, देयर आर सो मेनी थिंग। तो हम इस प्रकार से अपने विजन को ऐसे करें कि हम इस सृष्टि के लिए, जहाँ पर जो इतना सब कुछ हमें देती है, जैसे सूर्य है बिना नागा बिना कुछ लिए हमसे देता है, पानी है, धरती है, जो भी चीजें, पौधे हैं, फल है, सब चीजें जो हमें मिलती है, हम उसके प्रति, ऑक्सीजन है, तो हम उनके प्रति क्या कर सकते हैं? कम से कम इस नेचर को ही हम की कर सकते हैं। तो जो हम अपने, उसमें भी हम अपनी पसंद का काम चुने कि हाँ ये चीज हमारे लिए, हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो निश्चित रूप से इसमें जैसे एक इंग्लिश का कोट है, मैं उसे बोलूंगा कि एक हम बोलते हैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी, लाइक गिविंग बैक टू द नेचर। जिस सोसाइटी से मैं निकल के आया हूँ, है ना, जिस सोसाइटी ने मुझे बनाया, सोसाइटी एज इन कि जो मेरा आसपास का माहौल, एरिया है ना, जो भी है, तो जहाँ से मैं निकल के आया हूँ उसको अब बारी है वापस करने की। और मैं बन गया है ना, मैंने जो भी हासिल किया, सक्सेस जो मुझे मिली, अब ये बारी है उस वापस करने की, चाहिए है ना। नेचर ने मेरे लिए किया, तो जब मेरे भी कर्तव्य बनता है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं लायक हो जाऊं तो मैं भी उसको, नेचर को वापस कर, राइट। उसके लिए अगर मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ, है ना, तो मैं वो कार्य करूँ अपनी सोसाइटी के लिए भी और अपना नेचर के लिए। अब जरूरी नहीं कि मैं पॉलिटिशियन बन के मतलब वो कर सकता हूँ, है ना। को थोड़ा और एनहेंस और थोड़ा कैसे ब्यूटीफुल तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज यू आर द यंगेस्ट, क्या कर सकते हैं कि हम ना, जब हम सफल हो तभी करें, ऐसा नहीं है। देखो, तो हम इसको और अर्ली आपकी स्टेज पे भी, तो जैसे मैंने बताया उसमें आप वो उसको आपको और एनर्जाइज करेगी। जो कुछ भी आप कर सकते, सपोज ग्रेटिट्यूड किया, तो ग्रेटिट्यूड से आपका क्या, उसमें मौका तो मिल ही रहा है ना, आपको हर रोज मिल रहा है। तो इसी तरह से एक 5 मिनट के लिए भी कोई भी एक्सरसाइज इस तरह से दिमाग में, जरूरी देंगे आप स्कूल के पास से निकल रहे हैं और ना बजाय। सौरभ जी, अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते तो क्या होते आप? उस ब्लॉगर होता, पूरे बना था क्यों एट द टाइम ऑफ, मतलब कॉलेज के टाइम पे मैं कुछ छोटी मोटी वीडियोस थी वैसे बनाता था। कि अगर आप उससे पहले की बात करें, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स होते थे ना, तो उसमें रनिंग का एक था कि ना, एथलेटिक्स उसको बोलते हैं, कि रनिंग हम करते थे। मेरे साथ के रिकने भी थे रनिंग में, वो एक क्या पुलिस में, या फिर कि भाई हम आर्मी में जाएंगे सारे और हम सब रनिंग करके मतलब फिजिकल क्लियर करेंगे, फिर अपना मेडिकल का एग्जाम देंगे। तो हम मतलब आर्मी का भी मेरा एक था कि एक बार मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता अगर मैं आर्मी में भी होता, कि मुझे देश को सर्व करने का मौका मिलता है ना। बट अभी वो जैसे जैसे मतलब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमें समय लेके जाता है, वो होता है। और शायद मैं या तो यूट्यूबर या कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर बन गया होता। हर एक इंसान को एक मेंटर की तलाश होती है लाइफ में सर, तो वो लाइफ में वो मेंटर कैसे मिले सर? एक राइट मेंटर को हम कैसे चूज करें? देखिए, जब नरेंद्र कौन, स्वामी विवेकानंद, जब वो एक गुरु की तलाश में थे तो वो गए देवेंद्रनाथ के पास, उनके पास गए। तो वो कहाँ रहते थे? वो नदी के पार रहते थे, एक मचान बनाई हुई थी उन्होंने। तो रात ही रात इस समय गीले, सर्दी का समय, गीले नदी पार करके और उस मचान पे चढ़ गए। मचान में
हिल गई। उसमें एक व्यक्ति जब चढ़ता है तो निश्चित रूप से बांस की होती है, वो उसको वो हिल गई और वो दरवाजे को धकिया करके अंदर घुस गए। देवेंद्र नाथ उस समय ध्यान कर रहे हैं, वो एकदम से चौंक गए, हकबका गए कि ये क्या क्या तुम्हारा ये रवैया है कि तुम आधी रात को इस तरह से आए। और उन्होंने जाते कुछ नहीं दिया। नरेंद्र नाथ ने बोला क्या परमात्मा है? तो उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, तुम ये प्रश्न पूछने की नीति रात को आया हो इस अवस्था में? कि कुछ नहीं कहा तो हम चलने लगा। तो देवेंद्र नाथ ने कहा अरे रुको, जिस प्रश्न का उत्तर लेने आए हो वो तो लेते जाओ। बोले आपकी झिझक ने, आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, आपकी झिझक ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो बाद में जब वो देवेंद्र नाथ ने अपनी पुस्तक में लिखा वास्तव में मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं था, जबकि मैं उसको उत्तर देने के लिए बड़ा लालाई था। तो हम बात कर रहे हैं कि वो मेंटर बनाने के लिए गए थे कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा। अब उसके बाद वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो उनसे भी ये प्रश्न करते हैं कि भाई क्या भगवान है? तो रामकृष्ण परमहंस ने उनके गले को दबा लिया और सांस नहीं आने दी और उनको कहा कि तू जानना चाहता है कि भगवान है? इतना कहा और उनकी छाती पर पैर रख दिया। नरेंद्र नाथ बेहोश हो गए। जब आधे घंटे के बाद होश आया तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और अपना गुरु भी। तो गुरु के बिना तो आप नहीं, आज गूगल गुरु है। आज हम कुछ भी सीखते हैं तो विदाउट मेंटर, विदाउट ये मार्गदर्शन इसको कहें, और मार्गदर्शन गुरु हम एक के ऊपर निर्भर नहीं रह कहते। लाइक जैसे हमें कंप्यूटर की नॉलेज लेनी है तो कंप्यूटर के पास जाएंगे, हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज लेनी है तो सौरभ जी के पास जाएंगे, हमें स्टूडियो की अगर नॉलेज लेनी है तो कुंवर जी के पास जाएंगे, तो या कोई पॉलिटिकल नॉलेज लेनी है किसी नेता के पास जाएंगे या किसी। तो इसी तरह से हम मेंटर्स को हम हमारा जो टारगेट है, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हमारा पैशन क्या है, तो उस दिशा में हम उस मेंटर को की तलाश करेंगे। और उसके बिना मैं नहीं समझता कि हम किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, परंतु करना हमें खुद ही होगा। सो मिस्टर सौरभ, आउट ऑफ द वर्क अगर हम बात करें तो आपका पैशन क्या है? पैशन तो देखो, सबसे बड़ा पैशन तो मैं सच बताऊं, मैं अपने काम को ही मानता हूँ, है ना। अगर आउट ऑफ द वर्क अगर हम बात करें तो मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है ना। और दूसरा मुझे स्पोर्ट्स का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, सैटरडे संडे, या जब भी मैं मतलब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं जाता हूँ साइकिलिंग करने के लिए, है ना। बैडमिंटन मैं खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ। तो दूसरा मुझे कार्स का बहुत शौक है कि मैं लग्जरी कार, सुपर कार्स चलाना पसंद करता हूँ, है ना। या अभी आने वाले कुछ टाइम में आप देखो कि मेरे गैराज में वो आपको गाड़ियाँ ऐसी कुछ खड़ी मिलेंगी, या अभी भी मेरे पास कुछ गाड़ियाँ हैं। तो हम यहाँ पर पैशन की बात कर रहे हैं, मगर पैशन के साथ साथ कई बार एक आम इंसान को स्ट्रेस भी आ जाता है, स्ट्रेस में भी चला जाता है। तो अपनी डेली लाइफ में वो अपनी स्ट्रेस को कैसे हम रिलीज करें सर? कूल एंड काम, जितना कूल रहेंगे, जैसे कोई बात किसी ने कही और हम उस पर रिएक्शन करने में थोड़ा सा 1 सेकंड का समय लगाए, फिर उस प्रॉब्लम या उस स्ट्रेस को दूर कैसे करें, उसकी कमियों पे फोकस करें। जैसे सौरभ जी, आप मेरा हाथ पकड़ो, देखो खींच रहा हूँ, पूरा ताकत लगाओ। आप इसको नहीं हो पा रहा, नहीं खींच पाऊंगा, मैं भी पूरी ताकत लगा ले। अब मैं, ये था मेरा रिएक्शन, अब मैं इसको बड़े प्यार से करता हूँ। ये देखो, ये वीकनेस, एग्रेशन में आ जाऊं तो शायद मैं इनसे हाथ नहीं छोड़ा पाऊंगा, मैं कुछ और एक्शन लूंगा, राइट। उसके बजाय एक तरह सुंदरता के साथ। और आप देखो कूलेट का सो जैसे कि हमारे पॉडकास्ट का नाम है, हमारे चैनल का नाम है विक्ट्री सक्सेस टॉक। तो ये एक हमेशा सा रिचुअल रहा है हमारे हर पॉडकास्ट में कि हम सक्सेस की डेफिनेशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो सौरभ जी, अगर हम आपसे पूछें, सो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन योर लाइफ? क्या मतलब है सक्सेस का? देखिए, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस की तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ कि मतलब हम किस तरीके से हम देख सकते हैं सक्सेस को। कि अगर आप मान लीजिए कोई एक 12वीं क्लास का लड़का है ना, अब उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसको ये है कि भाई मेरे एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊँ, या मैं 80%, 70%, 90% मार्क्स ले आऊँ, तो हो सकता है शायद उसके लिए सक्सेस का मतलब वही है कि जब उसके 90% मार्क्स आ जाएंगे वो उसके लिए एक सक्सेस होगी। या कोई एक जो बंदा जॉब ढूंढ रहा है, अगर वो उसको एक क्लर्क की जॉब भी मिल जाती है, उसके लिए हो सकता है कि सक्सेस के मायने वो होंगे
कि जहाँ वो उसमें अपनी सक्सेस देखेगा कि मैं अगर एक क्लब बन जाता हूँ तो वो मेरे लिए सक्सेस है। तो सक्सेस के जो मायने हैं वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आज मैंने अगर आप मेरे लिए पूछे सक्सेस, तो मैं अगर 1,000-2,000 करोड़ की कंपनी बना पाऊँ तो मेरे लिए मैं मानूंगा कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल हूँ या सक्सेस हो गया। बट इसीलिए सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। सक्सेस की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, वो अपने ऊपर है कि हो सकता है कि बहुत लोग बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं तो वो अपने आप को सक्सेसफुल मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कर देते हैं तब भी संतुष्ट नहीं हो। राइट। तो जैसे डॉक्टर नरेश हमारे साथ सीनियर हैं, तो सक्सेस के मायने हमने समझे, इनके सक्सेस के मायने क्या होते हैं। मगर डॉक्टर नरेश, होता क्या है अक्सर कि अगर कोई सक्सेस हो जाता है, एक अच्छे पायदान पे पहुंच जाए, कई बार देखा ये गया है कि उससे सक्सेस संभलती नहीं है ना। वो डाउनफॉल की तरफ चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें एटीट्यूड आ जाता है। तो उस सक्सेस को संभाला कैसे जाए? देखिए, जैसे सौरभ जी ने कहा, यही मैं कहना चाहता था, सक्सेस इज नथिंग। सक्सेस का मतलब है सफल। जैसे आपने स्कूल का उदाहरण लिया, तो जब आपने टारगेट किया कि मैंने 5वीं से 6ठी में जाना है तो आप सफल हो गए, सक्सेस हो गए। इसी तरह से आप फिर बिजनेस में आए या आपने किसी प्रोफेशन में जाना है, सक्सेस। तो हर रोज सक्सेस के डेफिनेशन, सक्सेस का मापदंड हमेशा बदलता रहेगा। अर्थ केवल सफलता ही रहेगा। आपने जो कार्य किया उसमें आप उस टारगेट को अचीव कर पाए, दैट इज। और इसमें एक टेन्योर होता है कि भाई मैंने इस टाइम में कर लिया, अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, दोबारा से वो टेन्योर थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट सक्सेस, सफलता तो मिलती ही है। राइट। दूसरा, आपने कहा अब इसको संभाला कैसे जाए। अब संभालना तो हर व्यक्ति के लिए वही बात है कि यदि अटेंटिव है तो सक्सेस। तो ऐसा नहीं है तो आपने 5वीं पास कर ली तो 6ठी में नहीं जाना है, तो 6ठी के बाद 7वीं में जाना, 7वीं के बाद 8वीं में जाना, 8वीं के बाद, इस तरह से ग्रेजुअली सक्सेस का मापदंड हमेशा बदलता रहेगा। तो उसको हमेशा हर रोज आपने ऊंचाई पर जाना ही है। चाहे आप 5,000 करोड़ के या 5 लाख करोड़ के नहीं व्यक्ति हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, तब भी तो आपको नए पैरामीटर्स बनाने, राइट ना। तो उसमें निश्चित रूप से कभी कभी कोई गलतियां हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि भाई कई बार आदमी संभल नहीं पाते, कोई बैड एडिक्शन आ जाए या कोई और आ जाए या कोई गुरूर ही आ जाए, तो वहां पर आपका विकास एकदम से रुक जाएगा। आपको क्या करना है इस ऐसे में? जनरली तो लोग सब समझते हैं, जो भी जिस पर भी मुकाम पर पहुंचता है वो इतना समझदार होता है, परंतु कई बार वो किसी भी दबाव में या किसी अपना, जहां पर आप पूर्णता की ओर जाते हैं ना, वहां पर विकास बंद हो जाता है कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, अब मेरे लिए रास्ता कुछ नहीं है, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। राइट। परंतु सर्वश्रेष्ठ तो कोई स्काई इन द लिमिट है ना। उसको हमें अपने मापदंड को ऊंचा तो लेकर जाना ही होगा, नहीं तो उसके बाद तो देखो, जब साइकिल है कोई, तो एक साइकिल पूरा होने के बाद तो वो रिवर्स की तरफ जाएगा ही ना। यदि आपने पहिया बड़ा नहीं किया तो निश्चित रूप से फिर आपको वापस लौट करके आना है। तो सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अपने आयाम, अपना दृष्टिकोण ऊपर रखना, बढ़ाना पड़ेगा। राइट। बहुत सही आपने समझाया सक्सेस के मायने। सौरभ जी ने भी हमें बताया कि सक्सेस के मायने क्या होते हैं, और हमें जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हमें उस सक्सेस को कैसे संभाल के रखना चाहिए, वो मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है लाइफ के अंदर। तो सौरभ जी, नरेश जी, हमारे पास समय बहुत कम होता है। हमने बहुत सारी बातें करी हैं आज इस पॉडकास्ट में। आपसे दोबारा पुनः मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, सौरभ जी से भी मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली कि न्यूट्रिशंस के बारे में, इनके गोल्स के बारे में समझा हम लोगों ने। बायोक्सेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने समझा कि उसके कैसे काम करती है ऑर्गेनाइजेशंस, और इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है। हमने सक्सेस के मायने समझे, हमने लाइफ के बारे में डॉक्टर नरेश से समझा इस पॉडकास्ट के अंदर। तो हमें इस पॉडकास्ट को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में दोबारा आएँ। और मैं आपको शुक्रिया भी कहना चाहूँगा, बिकॉज आपने इतना समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ।
सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हम दोबारा मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। आप इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, और आपको हमारे बाकी सारी एपिसोड्स में अगर कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।